हेलो पीपल, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आए हैं, राइट। एक और नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके जरिए बेसिकली आपको एक नया कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, राइट। आपको एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए कि बॉस, अगर आप अपने लाइफ में आगे जाके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल भी हो? ये चीज का क्लैरिटी अपने को बेसिकली आज का ये पूरा का पूरा वीडियो देगा। ठीक है, वीडियो का जो बेसिकली टाइम पीरियड रहेगा अंदाजन ये 20 टू 25 मिनट्स का रहेगा। और इस 20 टू 25 मिनट्स के अंदर आप इतनी तो क्लैरिटी अपने दिमाग के अंदर ला लोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी एग्रीमेंट को यहाँ पे लॉ का सपोर्ट मिलेगा। एंड ऑटोमेटिकली आपको इस चीज का भी क्लैरिटी आ जाएगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी एग्रीमेंट को यहाँ पे लॉ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे आपके साथ करता हूं तो हमारे भारत के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 11 बेसिकली बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी से रिलेटेड। सर, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का यहाँ पे मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसे कौन से लॉ है, ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और जिनके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से लॉ सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ठीक है, सेक्शन 11 यहाँ पे अपने को तीन रिक्वायरमेंट्स बताता है कि अगर आप ये तीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड जब आप कॉम्पिटेंट हो तो आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, सामने वाले को बाइंड कर सकते हो एंड खुद भी बाइंडेड बन सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो सेक्शन नंबर 11 जो है, सेक्शन नंबर 11 यहाँ पे तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपने को बताता है कंपिटेंट पार्टी बनने के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो कि सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से है कि आपका मेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट की अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बताता हूं तो साउंडनेस ऑफ माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी रिक्वायरमेंट की अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूं तो आपको किसी दूसरे लॉ ने यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं करके रखा है। ठीक है, अगेन मैं आपके साथ ये छोटे से वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देने के लिए तैयार हूं। एक 20 से 25 मिनट कंसंट्रेशन बना के रखा ताकि स्क्रैच से लेकर पूरा एंड तक इन तीनों चीजों के बारे में आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बाय द एंड ऑफ बेसिकली दिस शॉर्ट वीडियो, आप इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि बॉस ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत के कानून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आपके साथ यहाँ पे मेजर की बात करता हूं, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर ऐसे कौन से लोग हैं जो मेजर है। आप बोलोगे सर जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर का है वो मेजर है, बट ऑब्वियस है, यानी जो व्यक्ति 18 साल के नीचे है कैन आई से वो माइनर है? आप बोलोगे एब्सोल्युटली यस। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा कौन सा लॉ है हमारे भारत का जो अपने को यह बताता है कि आप मेजर हो या माइनर हो, राइट। सो हमारे भारत के अंदर इंडियन मेजोरिटी एक्ट करके एक कानून है जो ये बताता है कि बेसिकली जो भी व्यक्ति 18 साल के नीचे है, राइट, उसको माइनर की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। एंड जो भी व्यक्ति यहाँ पे 18 साल या उसके ऊपर का व्यक्ति है उसको यहाँ पे मेजर के कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। मतलब सर आप ऐसा बताना चाहते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से सबसे पहला रिक्वायरमेंट यहां पे है कि आपका मेजर होना जरूरी है। लेकिन हु इज मेजर, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कहीं पे भी बात नहीं की है। इसको रेफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंडियन मेजोरिटी एक्ट को रेफर करना पड़ेगा जो अपने को मेजोरिटी की एक्ट एज बताता है। एंड मेजोरिटी की एज यहाँ पे 18 ईयर्स है। सही बात कर रहा हूं? एकदम सही बात कर रहे हो सर। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। सर मतलब पहला रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से मेजर होना चाहिए, और मेजर यानी वो व्यक्ति होता है जो 18 साल के ऊपर का है। एंड ये जो मेजोरिटी की एज है ये हमको इंडियन मेजोरिटी एक्ट के पास से मिलती है। ये एक चीज अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना। ठीक है सर, फर्स्ट चीज हमको क्लियर हो गई। सेकेंड चीज अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ, सेक्शन 11 का रिक्वायरमेंट है कि साउंडनेस ऑफ माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि साउंडनेस ऑफ माइंड है कि नहीं है? दो चीजें बताई गई है, दो क्लासिफिकेशन किया गया है साउंडनेस ऑफ माइंड को जज करने के लिए। सबसे पहली बात, आपके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पे रखी जा रही है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट टर्म्स एंड कंडीशन? इफ द आंसर इज यस, लेट अस गो अहेड। सेकंड, आप जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ के जो भी फैसला ले रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, क्या आपको उन डिसीजन का कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों का आंसर यहाँ पे यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में पूरी चीज की क्लैरिटी आ चुकी है। सर मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि साउंडनेस ऑफ माइंड दो चीजों से जज किया जाता है। सबसे पहली बात तो ही शुड बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन। सेकेंडली ही शुड बी इन द पोजीशन टू टेक द रैशनल जजमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल जजमेंट?
रैशनल जजमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसको पता हो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो ये दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में जिसके बारे में आपको समझना यहाँ पे जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और किसी भी लॉ में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी और कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड पर्सन हो तो अनफॉर्चुनेटली आपके किए हुए एग्रीमेंट को लॉ यहां पे कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। तो सेक्शन 11 के हिसाब से ये 3 रिक्वायरमेंट्स है जो हर एक व्यक्ति को यहां पे फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो कुछ समय पहले बेसिकली हम लोगों ने एक और वीडियो अपलोड किया था जहां पे हम लोगों ने सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़े थे, राइट। उन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से ही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे है कि जो भी पार्टीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लॉ का सपोर्ट लेना चाहते हैं, लॉ का बैकिंग लेना चाहते हैं, उनको कंपिटेंट होना जरूरी है। एंड कंपिटेंट का सेक्शन नंबर 11 बात करता है और ये 3 कंडीशंस अपने सामने रखे हुए हैं। चलो फटाफट से रिवाइज कराओ। व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट? आप मेजर होना चाहिए। व्हाट इज सेकेंड रिक्वायरमेंट? आप साउंडनेस होना चाहिए। व्हाट इज थर्ड रिक्वायरमेंट? कि आपको किसी और लॉ ने यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ है। सर अगर कोई माइनर एग्रीमेंट एंटर करता है तो क्या उसकी एग्रीमेंट को यहां पे लॉ का सपोर्ट मिलता है? क्या अनसाउंड माइंड वाला बंदा अगर कोई एग्रीमेंट एंटर करता है तो क्या उसकी एग्रीमेंट को यहां पे लॉ का सपोर्ट मिलता है? सर अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने एग्रीमेंट कर लिया जिसको लॉ ने यहां पे डिस्क्वालीफाई करके रखा है तो क्या उनकी एग्रीमेंट का लीगल पोजीशन क्या होगा? इसी चीज को समझने के लिए बेसिकली हम लोग हमारे लेक्चर को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं जो अपने को इसके बारे में सारा का सारा क्लैरिटी दे देगा। सबसे पहले तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ माइनर से रिलेटेड बात करता हूं, ठीक है। लॉ ये बोलता है कि अगर आप 18 साल के नीचे के व्यक्ति हो तो आपने जो भी एग्रीमेंट यहां पे किया है ना, आपकी एग्रीमेंट यहां पे वॉइड एब इनिशियो बन जाएगी। सर ये लीगल टर्म्स मेरे को समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एब इनिशियो? कैन यू प्लीज क्लैरिफाई? एज फार एज वॉइड इज कंसर्न, वॉइड का मतलब यहाँ पे होता है अमान्य, जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है। एंड एज फार एज एब इनिशियो इज कंसर्न, एब इनिशियो का मतलब यहाँ पे होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब जिस पॉइंट पे माइनर एग्रीमेंट में एंटर करता है उस पॉइंट से बेसिकली उसको लॉ का सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब आगे जाके कभी सपोर्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिसका फाउंडेशन ही बेकार है, जिसका फाउंडेशन ही खराब है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जब वो मेजर हो जाएगा या जब मान के चलो आगे चीजें सही हो जाएगी तो लॉ उसको सपोर्ट करेगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। आप 10 फ्लोर की जब बिल्डिंग बनाते हो, उस 10 फ्लोर के बिल्डिंग के लिए बेस पक्का होना जरूरी है, फाउंडेशन पक्का होना जरूरी है। आज आप सीएमए इंटर के लिए बेसिकली या कोई भी इससे फील्ड से आप डिराइव बिलोंग करते हो, आप ये चीजें पढ़ रहे हो, मतलब आपको इसका बेसिक नॉलेज तो है। बिना बेसिक्स के तो आप यहाँ पे जंप नहीं हुए हो। तो जिसका फाउंडेशन ही यहाँ पे वीक है, आप उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत बना लो, उसका गिरना यहाँ पे पक्का है। सिमिलरली अगर कोई माइनर यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट करता है तो लॉ बोलता है कि उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पे बेसिकली उसने एग्रीमेंट बनाया है, उसी पॉइंट से उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं। तो जब उस पॉइंट से लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो हाउ कैन दैट एग्रीमेंट बिकम वैलिड व्हेन दैट वंस द पर्सन इज मेजर? इस चीज का एक क्लैरिटी अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना। ठीक है सर, मतलब इतनी चीज तो हमको समझ में आई। सबसे पहले माइनर के साथ अगर हम एग्रीमेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? समझना मेरी बात ध्यान से। मान के चलते हैं आपका कोई मोबाइल फोन का शॉप है, ठीक है, या आप कोई कार डीलर हो या आप कोई बाइक डीलर हो। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अच्छी खासी बिल्ट लेके आता है, आपको देखने में लगता है कि यार ये व्यक्ति 25-26 साल का आराम से होगा या 22-23 साल का आराम से होगा या 18 साल के तो ऊपर ही होगा। वो बंदा आपको बोलता है कि सर मेरे को एक मोबाइल फोन बेचो, इस मोबाइल फोन के बदले में मैं आपको मंथली बेसिस पे ईएमआई देके आपके साथ सारे के सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, ठीक है। सारे के सारे मोबाइल फोन से रिलेटेड जो प्राइस है वो आपको पे ऑफ कर दूंगा। आपने लापरवाही की, आपने उससे ना कोई एज प्रूफ मांगा, ना कोई आपने एग्रीमेंट उसके साथ की। आपने उसको क्या बोला? सर आप ये मोबाइल फोन लेके जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके तरफ से पैसा आ जाएगा, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो कहने से आपके इसी भरोसे का वो माइनर लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनर के साथ किया हुआ हर अग्रीमेंट यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो कहलाता है, यानी लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता है। सर मतलब माइनर अगर हमारे को ठग के जाएगा तो हम सिर्फ देखते रह जाएंगे? क्या कर सकते हैं? लॉ जो बोलता है अपने को उसके हिसाब से ही आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति माइनर के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट कर रहा है
वो सफरर बन सकता है, क्योंकि लॉ के नजरों में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज यहां पे बताया हुआ है कि माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। सर माइनर की लाइबिलिटी बेसिकली कहां पे आती है, आप समझना। बेसिक लेवल से आपके साथ बात करता हूं मैं आपके साथ, राइट। यहाँ पे दो तीन अलग अलग पहलू है, दो तीन अलग अलग ट्रांजैक्शन है जिसके जरिए हम लोग ये सारी की सारी चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहले, आप जब 18 साल के नीचे थे, मैं जब 18 साल के नीचे था, राइट, हमारे घर पे हमारी जितनी भी नेसेसिटीज है, ये हमारे फैमिली हमको प्रोवाइड करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे बाकी की जो भी नेसेसिटीज हो, राइट। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, जिसके पास पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो क्या उनको जो नेसेसिटी सप्लाई की जाती है, तो क्या वो नेसेसिटी से रिलेटेड जब वो मेजर हो जाएगा उससे पैसे वसूल कर किए जा सकते हैं क्या? देखो, जब मेजर हो जाएगा वो तो बात की बात, लेकिन क्या आप उससे नेसेसिटीज के पैसे वसूल कर सकते हो क्या? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ यहाँ पे बोलता है कि बॉस, अगर आप यहाँ पे माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो ना, तो माइनर किसी भी चीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो कि माइनर के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है जो उसके मॉम डैड दादा दादी चाचा चाची मामा मामी किसने भी रखा होगा, आप उसकी प्रॉपर्टी को बेच के जरूर पैसा वसूल कर सकते हो। लेकिन अगर उस माइनर के पास कोई पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पे माइनर को तो पर्सनली बिल्कुल भी लायबल नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है सर, ठीक है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी अपने को समझ में आ गई। तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया गया है कि माइनर लाइबिलिटी तो नहीं ले सकता है, लेकिन माइनर बेनिफिट्स जरूर ले सकता है। सर मतलब आप ये बोल रहे हो कि माइनर हमारे मजे ले सकता है? इसका आंसर एब्सोल्युटली यस है। अगर मैं माइनर की आपके साथ बात करता हूं, तो माइनर को आप बाइंड नहीं कर सकते हो, लेकिन माइनर यहाँ पे बेनिफिशियरी बन सकता है। सर क्या इसका एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? समझना मेरी बात ध्यान से। जब कभी इंश्योरेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे कोई फादर है, उस फादर ने अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस लेके रखा है, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कंपिटेंट पार्टी है, यस। यहाँ पे जिस फादर ने इंश्योरेंस लिया है, क्या वो कंपिटेंट पार्टी है? एब्सोल्युटली यस। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो किसके पास जा रहा है? वो माइनर के पास जा रहा है। मतलब यहाँ पे बेनिफिशियरी, मतलब यहाँ पे माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, इवन दो ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 इयर्स। ऐसे अपने को यहाँ पे माइनर के बारे में समझाया गया है। सर मतलब माइनर पूरी तरीके से मजे ले सकता है, लेकिन जब लाइबिलिटी की बात आएगी तो वो सारे के सारे लाइबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करेगा कि भाई मैं कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, ये तीसरी चीज है जो अपने को ध्यान में रखना है। चौथी चीज यहाँ पे अपने को बताई हुई है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीड हिज माइनॉरिटी? समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई माइनर व्यक्ति है, राइट, जिसने नकली आईडी प्रूफ बनाया है और ऐसी जगह पे एक्सेस ले लिया है जिस जगह पे 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति ही जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कहां जाना है, ये तुमने अपने माइंड के अंदर अजम्पशन बना के रखा है कि सर वो कहां घुस रहा है। जहां घुस रहा है उसको घुसने दो, आप मेरे पे फोकस करो यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल का नीचे वाला व्यक्ति है और उसने क्या किया है, नकली प्रूफ दिखा के आपका अंदर एक्सेस ले लिया, एंड जब आपके अंदर उसने एक्सेस ले लिया, पुलिस की रेड पड़ गई, तो वो बंदा हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रह सकता है कि सर मैं तो माइनर हूं। इसका मतलब माइनर आपकी मारेगा ना तो भी आपको लॉ कुछ नहीं कर सकता है। लॉ बोलता है कि यू हैव टू सफर, क्योंकि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का एक्सक्यूज देके साइड में हो सकता है। सफरर पार्टी, अग्रीव पार्टी आपको बनना पड़ेगा। इसके लिए आपके एंड पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को पूरी तरीके से पहले समझ ले कि क्या वो व्यक्ति मेजर है भी कि नहीं। अगर वो माइनर है, वो अपनी माइनॉरिटी का सहारा लेके तुरंत बाहर निकल सकता है, एंड आप यहाँ पे सफर करते हुए बैठ जाओगे। ठीक है सर, समझ गए। नेक्स्ट एक चीज के समझते, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। नाउ हु इज एजेंट? समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सी बार आपके बिहाफ पे आपका कोई काम दूसरा व्यक्ति करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूं। मान के चलते हैं मेरे को मेरा घर सेल आउट करना है, राइट। एंड जब मेरे को मेरा घर सेल आउट करना है, तो मैं तो 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं 24 आवर्स वहां पे अवेलेबल रहूंगा तो यहाँ पे लेक्चर्स कौन लेगा, यहाँ पे बेसिकली मेरा काम कौन करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं हमारा काम करने के लिए। सर मतलब वो माइनर एजेंट बन सकता है? लॉ यहाँ पे बोलता है कि माइनर एजेंट जरूर बन सकता है,
आप माइनर को यहाँ पे बेनिफिट भी दे सकते हो, लेकिन जब बात लाइबिलिटी की आएगी ना, माइनर की यहाँ पे लाइबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। मतलब आपने अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट किया है एज ए एजेंट, एंड वो व्यक्ति अगर माइनर है, उसने अगर यहाँ पे कोई कांड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो आप उसके लिए लायबल रहेंगे। आप उस सामने वाले एजेंट को लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि अपन पहले ही ऊपर पढ़ के आए हैं कि माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, टॉट की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो माइनर को टॉट के लिए जरूर लायबल किया जा सकता है अगर आपको वो किसी चीज के लिए परेशान कर रहा है तो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजेंसी, एजेंसी एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है अगर यहाँ पे एजेंट माइनर है तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अपने को क्या बताया गया है। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन? रेटिफिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है कंफर्मेशन, अप्रूवल। सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? समझना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट? एंड जब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मेरा एज 17 इयर्स का था। अब 17 इयर्स का जब मैं एज था तब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया। देखते देखते मेरी एज यहाँ पे 19 साल की हो गई, तो क्या मैं माइनर से मेजर में आ गया? यस। तो जब मैं माइनर से मेजर में आ जाता हूं, तो क्या सामने वाला पार्टी इस एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? शुरुआत में सबसे पहली चीज को मैं आपको बता के आया हूं कि माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। इसका मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता है। जिसका बेस ही खराब है, तो आप थर्ड फ्लोर को कैसे रिकॉग्निशन दे सकते हो? समझना, क्या आप कभी ऐसी जगह पे फ्लैट खरीदेंगे, घर खरीदेंगे जिसका फाउंडेशन वीक है, जो कभी भी गिर सकता है? तो यहाँ पे अगर आपका आंसर नो है, तो समझ लेना कि आपको ये प्रोविजन समझ में आ चुका है। जब ये एग्रीमेंट बना था तब उसको लॉ का सपोर्ट नहीं था, तो जब तभी उसको लॉ का सपोर्ट नहीं था, तो आज की तारीख में क्या आप उसको बड़े होने के बाद रिकॉग्निशन दे सकते हो, रैटिफिकेशन कर सकते हो, अप्रूवल कर सकते हो, कंफर्मेशन दे सकते हो? लॉ यहाँ पे बोलता है ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसका बेस ही खराब है उसका आगे सब खराब है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है सर, समझ गए। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे बोला है कि माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर नेसेसिटीज। एक चीज समझना, थोड़े समय पहले हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि माइनर को नेसेसिटीज सप्लाई करने की जिम्मेदारी बनती है उनके पेरेंट्स की या उनके गार्डियन की, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माइनर को आप पर्सनली नहीं लायबल कर सकते हो, लेकिन माइनर के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को जरूर वसूल कर सकते हो। ठीक है, वरना यहाँ पे तो ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप समझना, थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज इसको अदर वे में मत लेना। मान के चलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेसिकली ना 18 साल के नीचे का व्यक्ति है, अनफॉर्चुनेटली जिसके पेरेंट्स बचपन में ही साथ छोड़ के चले गए। तो जो गार्डियन है, जो उनको संभाल रहे हैं, जो उनको नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फूड, क्लोथिंग और बाकी सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या उन गार्डियन का अधिकार नहीं बनता है कि माइनर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है एटलीस्ट उस प्रॉपर्टी में से हमको कुछ शेयर मिल जाए? यानी आपका बचपन अगर हम संभाल रहे हैं, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा बहुत तो हमारे नाम पे करो ताकि हम लोग को भी खुशी हो, राइट? दिस इज द टू साइडेड रिलेशनशिप। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है तो ही वो लायबल है, वरना माइनर यहाँ पे पर्सनली किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है। ठीक है सर, एक और चीज देखो क्या है, माइनर कैन नॉट बी एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? सिंपल, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद असेट्स। सर मतलब असेट्स से ज्यादा अगर लाइबिलिटी है, तो क्या उस व्यक्ति को यहाँ पे इंसॉल्वेंट बोला जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑल अबाउट? कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग द प्रोमिसेस। अब मैं अगर खुद यहाँ पे कंगाल हूं, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूं? सो जिस व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप प्रोमिसेस कर रहे हो, देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, there will be some performance from your side, there will be some performance from my side. But if I am insolvent, how can I enter into a contract? How can I fulfill my part when I am insolvent? This is why they are trying to say, इसके लिए यहाँ पे बोला है कि माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। सर एक बार थोड़ा सा प्लीज दोबारा से रिवाइज करा दोगे क्या?
सेक्शन नंबर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 3 कंडीशंस अपने सामने रखता है। सबसे पहले कंडीशन अपने को बोलता है कि यू शुड बी मेजर। सेकंड कंडीशन रखता है कि यू शुड बी साउंड माइंड। थर्ड कंडीशन यहाँ पे रखता है कि यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कंडीशन अगर मैं मेजर की आपके साथ बात करता हूं तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 अपने को बोलता है कि आपका 18 साल या उससे ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, अगर आप साउंडनेस ऑफ माइंड की मेरे साथ यहाँ पे बात कर रहे हो तो दो चीजों का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। यू शुड बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, एट द सेम टाइम यू शुड बी इन द पोजीशन टू टेक द डिसीजन। कौन सा डिसीजन? वही डिसीजन बेसिकली जिसको लॉ यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, एंड आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ पा रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहे हो। तीसरा यहाँ पे है कि यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने माइनर से रिलेटेड चीजें देख ली। मतलब एक चीज की तो हमारे पास यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है कि मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ पे भी एक व्यक्ति था जो 18 साल के नीचे का था। 18 साल के नीचे का व्यक्ति होने के बावजूद उसने क्या किया, अपनी कोई प्रॉपर्टी को यहाँ पे गिरवी रखा। तो जब वो जिसके पास गिरवी रखा था, जब उस चीज का वो वसूली करने आया था, तो वहां पे उसकी मॉम ने मना कर दिया कि बॉस ये तो माइनर है, ये 18 साल के नीचे का व्यक्ति है, ये किस तरीके से एग्रीमेंट कर सकता है और इसकी एग्रीमेंट को किस तरीके से लॉ यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तो उसके ऊपर ही यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया है कि माइनर की एग्रीमेंट को लॉ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। माइनर की अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनती है। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं? आई होप एक एक करके ये चीजें आपके पास क्लियर होती जा रही है। सेकेंड चीज जिसके बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड? दो रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, उसमें कोई दोबारा से डिस्कस करके अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन इतना समझ लो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सिंपल लैंग्वेज में इज एन इडियट, या तो पिया हुआ व्यक्ति, या तो पागल इंसान। समझना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो व्यक्ति नशे के अंदर है, ठीक है, जो व्यक्ति नशे के अंदर है, वो नशा कैसे हुआ है दैट इज इररिलेवेंट, लेकिन अगर वो व्यक्ति नशे के अंदर है, विल ही बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन? Will he be in the position to take the rational decision? Will he be in the position to know the consequences कि मेरे हाँ बोलने के पीछे क्या consequences होंगे एंड नो बोलने के पीछे क्या consequences होंगे? तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो बेसिक एग्जांपल्स है कि अगर कोई पिया हुआ व्यक्ति है तो वो अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकता है। तो अगर आप किसी पिए हुए व्यक्ति के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा जिसको लॉ का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। सर इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो? समझना, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पार्टी करने गए, राइट? इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे आप भी 18 साल के हो, आपका फ्रेंड भी 18 साल का है। आपको पता चला कि आपके फ्रेंड ने अभी नई नई गाड़ी ली है जिसकी कीमत यहाँ पे 2 करोड़ है। आपने देखा कि ये बंदा जब पिया हुआ रहता है तो ये हर चीज में हाँ हाँ बोलता है। आपने मौके का फायदा उठा लिया, आपने उसको इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया, और पिलाने के बाद आपने क्या किया, अपने दूसरे दोस्त को बोला भाई वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दे, जो भी मैं इसे बुलवा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर दे, ताकि ये जब होश में आएगा, ताकि ये चीज से इनकार ना कर सके कि मैंने तेरे को गाड़ी बेची ही नहीं है। इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया, और पिलाने के बाद मेरे को पूछा क्या तू मेरा भाई है? उसने बोला हाँ। क्या भाई होने के नाते तू मेरे लिए एक फेवर कर सकता है? उसने बोला बोलो। उसने बोला भाई होने के नाते क्या तू मेरे को ये गाड़ी दे देगा? उसने बोला हाँ ले जा, मैं इसके तेरे को पूरे 20 लाख दूंगा। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये सारा का सारा कन्वर्सेशन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या इस रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके पेश कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि इसने 2 करोड़ की गाड़ी 20 लाख में बेची है? यहाँ पे कोर्ट सीधा सीधा इनकार कर देगा। आपको यहाँ पे कोई लॉ सपोर्ट नहीं करने वाला है, कोई लॉ यहाँ पे बैकिंग नहीं करने वाला है, क्योंकि जो कंसेंट आपने लिया है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर लिया हुआ है। यानी जब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपका साउंडनेस ऑफ माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 11 के हिसाब से ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? सर मतलब अगर कोई पागल व्यक्ति है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है क्या? समझना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई पागल व्यक्ति है या कोई अनसाउंड व्यक्ति है,
तो जब जब उसको समझदारी के दौरे पड़ते हैं तब तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड जब कोई समझदार इंसान है और वो अनसाउंडनेस माइंड में कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे लॉ सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। आप इतना सिर्फ ध्यान में रखना कि पहले बात तो वो 18 साल के ऊपर का होना चाहिए, दूसरी बात वो साउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर होना चाहिए, यानी ही शुड बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड एट द सेम टाइम ही शुड बी एबल टू फॉर्म द रैशनल जजमेंट। उसको समझ में आना चाहिए कि ये जजमेंट का मेरे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस? तीसरा बेसिक चीज के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसको स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्वालीफाई? डिस्क्वालीफाई मतलब इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है। मतलब आप अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे गलती से आप इनमें से कोई व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बैठते हो और आप ऐसे मान के चलते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है, तो आप गलत फहमी में रह जाओगे। हो सकता है कोर्ट आज नहीं 5 साल के बाद ये बोल दे कि दिस पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके किए हुए ट्रांजैक्शन का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसके लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति यहाँ पे है एलियन एनिमी। सर एलियन मतलब आप वो जादू की बात कर रहे हो क्या? अरे नहीं, समझो मेरी बात, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एलियन मतलब जो अपने देश का नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉ। एंड एज फार एज एनिमी इज कंसर्न, एनिमी मतलब यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन दुश्मन की बात कर रहे हैं। सर मतलब जिस भी कंट्री का भारत के साथ वॉर चल रहा है, वो व्यक्ति भारत के किसी भी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एंड अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इंडियन लॉ नेवर सपोर्ट्स दैट। एलियन एनिमी यानी वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है। सर एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल रशिया। मेरे को मालूम है आप क्या सोच रहे हो, उसको थोड़ा सा रोक लगाओ। तो सर रशिया के किसी व्यक्ति के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि क्या रशिया हमारा मित्र है, फ्रेंड है? एब्सोल्युटली यस। लेकिन हु इज एलियन एनिमी? आप लोगों ने देखा होगा थोड़े समय पहले जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश है उनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे थे, राइट? तो उनकी कोई भी व्यक्ति के साथ अगर हम लोग यहाँ पे डील करते हैं तो वो एलियन एनिमी के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। एंड एलियन एनिमी के साथ जब कभी कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो लॉ वहां पे सीधा सीधा मना कर देता है कि दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, हमारे पास सपोर्ट मांगने के लिए मत आना अगर प्रोमिसेस यहाँ पे फुलफिल नहीं होते। समझ गए सर? सेकेंड इज इंसॉल्वेंट। अगेन इंसॉल्वेंट में यानी कौन? इंसॉल्वेंट यानी वो व्यक्ति जिसकी असेट्स ज्यादा है या जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है? जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू असेट्स, यानी वो कंगाल हो चुका है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी निचोड़ा जा चुका है, जो ऑलरेडी कंगाल हो चुका है, आप उसके साथ क्या एग्रीमेंट कर रहे हो? अच्छा मान के चलो आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर भी लिया, तो जब वो अपनी प्रोमिस को फुलफिल नहीं करेगा, आप हमारे पास आओगे, कोर्ट के पास आओगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे, और कोर्ट यहाँ पे आपकी क्या मदद कर सकता है? वो ऑलरेडी कंगाल हो चुका है, उसके पास ऑलरेडी अपनी असेट से लाइबिलिटी ज्यादा है, हम क्या ही आपकी मदद कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पे ये चीज भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है तो उसके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को लॉ, उसके साथ किए हुए एग्रीमेंट को लॉ यहाँ पे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज देखो यहाँ पे क्या है? कन्विक्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्ट? सिंपल भाषा में गुनहगार। सो अगर आप किसी कैदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्रिमिनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और खास करके उस वक्त जब वो बंदा जेल के अंदर है, उसको यहाँ पे कन्विक्ट बोला जाता है। कन्विक्ट यानी वो व्यक्ति हु इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे मतलब होता है जेल। मतलब जो व्यक्ति यहाँ पे जेल के सलाखों के पीछे है उसको कन्विक्ट बोला जाता है। एंड उस व्यक्ति के साथ अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट आप करते हो तो लॉ बोलता है सॉरी बॉस, डिस्क्वालिफाइड, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। चौथी चीज, फॉरेन सोवरेन। इसको फॉरेन एम्बेसडर्स के नाम से भी जानते हो। इनको ना खास करके हर एक देश के अंदर प्रिविलेजेस मिलते हैं। सो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आप इनके साथ बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करोगे। सर ऐसे क्यों? क्योंकि इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं तो हो सकता है कभी कभार ये लोग अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज करें।
एंड जब ये लोग अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज करेंगे तो आपके साथ अगर कोई भी प्रोमिस आप इनका फुलफिल नहीं कर सकते हो ना, ये तो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, राइट। इसके लिए भारत का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ अपने को स्पेसिफिकली बोलता है कि फॉरेन सोवरेन एंड फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग द स्पेशल प्रिविलेज, दे कैन सू यू, दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू, लेकिन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक दिमाग के अंदर बिठा के रखना। लॉ बोलता है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इनके साथ किया हुआ एग्रीमेंट सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, लॉ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? मैंने आपके साथ पहले ये डिस्कशन रखा है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को गवर्न करने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेता है। वन इज एमओए, वन इज एओए। एमओए इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब मैं आपके साथ एमओए की बात करता हूं, एमओए के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, राइट। एंड व्हेन इट रेफर्स टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपके साथ, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। एक बात ध्यान से समझना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इस आर्टिफिशियल पर्सन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हम लोगों ने लॉ का लाइसेंस लिया हुआ है, लॉ का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, लॉ का अप्रूवल लिया हुआ है। तो जब हम लोगों ने लॉ का अप्रूवल लिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया हुआ है, एक शर्त पे लिया हुआ है कि हम लोग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। हम लोगों ने जो आपको ऑब्जेक्ट बताया है, हम उस ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कुछ भी नहीं करेंगे। यानी हर एक कंपनी को फॉर्म करने के पीछे का कोई ना कोई तो मकसद होता है, कोई ना कोई तो पर्पस होता है, एंड वो पर्पस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा हुआ रहता है। आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर नहीं जा सकते हो। सर मतलब अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से काम कर रही है, लॉ बोलता है दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके लॉ कोई काम कर रही है ना, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हो। इस तरीके की अगर आप एग्रीमेंट करते भी हो, तो लॉ आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? सो आज बेसिकली हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन किया है? हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में डिस्कस किया है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 11 बात करता है। सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीन रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट, यू शुड बी मेजर। सेकेंड, यू शुड बी साउंड माइंड। थर्ड, यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल है, तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। डेफिनेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों से बिलोंग नहीं करते हो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो समझा। अनसाउंडनेस माइंड वाले व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसका क्या नतीजा होता है ये समझा। एंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ आप एग्रीमेंट करते हो, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है ये भी अपन ने समझ लिया। मतलब हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर इतनी तो क्लैरिटी ला ली कि बॉस अगर कोई नींद में भी उठा के अपने को पूछेगा ना, सर सेक्शन 11 के हिसाब से कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी क्या है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। बस मेरा आपको एक सजेशन है, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, इस तरीके की वीडियोस अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपका पर्पस सॉल्व करते हैं, तो जरूर इस चीज को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि नॉलेज जितना फैलेगा उतना बढ़ेगा, राइट। ये चीज एक ध्यान में रखना। अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है, तो आप जरूर इसको कमेंट कर सकते हो। इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियो को हासिल करने के लिए यस एकेडमी फॉर सीएमए के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे सिर्फ लॉ से रिलेटेड ही नहीं, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।